चैप्टर 1 अनलकी रॉकी। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ नवाबों का शहर। कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े ही प्यारे होते हैं, काम से भी और अपने भाषा से भी। यहाँ के लोग अपनी नवाबशाही में कोई कमी नहीं रखते हैं। दूसरे शहरों से जो भी आए उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखते, और हमारे रॉकी में ये सारे गुण मौजूद थे। रॉकी दिखने में हैंडसम और लंबे कद का स्मार्ट लड़का है। उसकी उम्र 22 साल है। उसकी माली हालत के कारण हमेशा उससे हर कोई दूर भागता रहता है। रॉकी की जिंदगी बचपन से खस्ता हालत में गुजरी थी। किल्लत ऐसी कि शर्ट में बटन नहीं तो पैंट की जेब फटी हुई। उसके जिंदगी में माँ और बहन हैं, जिनके लिए हर रोज कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करता है, इसलिए कि अपनी हालत और अपनों को संभाल सके। रॉकी घर से कॉलेज, कॉलेज से अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ घूमना, और शाम होते ही पार्ट टाइम जॉब। रॉकी, अगर तुमने जल्द से जल्द अपने लिए बाइक नहीं खरीदा ना, तो देखना मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। फिर बैठे रहना अपने इस खस्ते हालत पे। तुम तो मुझे अच्छा ट्रीट भी नहीं देते, और मेरे दोस्तों को देखो, सबके कितने अमीर बॉयफ्रेंड हैं। और रॉकी हमेशा कहता, नताशा तुम गुस्सा क्यों होती हो, बहुत ही जल्द खरीद लूंगा ना, तुम्हारे लिए ही तो मैं ओवर टाइम करता हूँ। बस कुछ दिन और फिर मैं अपनी बाइक पे तुम्हें पूरा लखनऊ घुमाऊंगा, और देखना तुम अपनी जिन दोस्तों की बात करती हो वही तुम्हें देखकर जल भून जाएंगी। शाम 5 बज गए थे और रॉकी का जॉब का समय भी। रॉकी हर रोज 5 बजे शाम को मिंटो बियर बार जाता और 10 बजे तक शिफ्ट खत्म होते ही वापस चला आता। मिंटो बियर बार वहां के एक बड़े बिजनेसमैन सुधीर शर्मा का था। इस वक्त रॉकी बियर टेबल पे खड़ा था और अपने सामने सबको झूमता नाचता देख रहा था। कितने तो लड़के रॉकी के कॉलेज से ही आ जाते थे, और हर बार की तरह रॉकी की टांग खींचने में कोई कसर नहीं रखते थे। कोई रॉकी से टेबल साफ करवाता तो कोई बियर नहीं लगता। रॉकी अपने ख्यालों में गुम था कि तभी उसी के कॉलेज का एक लड़का उसके पास आता है। मुझे एक ग्लास स्कॉच देना। ऐसा करो, तुम टेबल नंबर 5 में लाओ। और हाँ, एक नहीं 2 ग्लास स्कॉच, उस लड़के ने झूमते हुए बोला था। कुछ दिन पहले की बात थी जब रॉकी जल्दबाजी में किसी लड़के से टकराया था, और उस लड़के के हाथ से आइसक्रीम गिरकर उसके शर्ट में लग गया था। वह लड़का कोई और नहीं, यही था। आज इसने सोचा कि इसकी यहाँ सबके सामने बेइज्जती करूंगा, तब जाकर मेरे उस दिन का बदला पूरा होगा। इधर रॉकी स्कॉच बनाने में लग गया था। रॉकी ने झट से 2 ग्लास स्कॉच बना लिया था और टेबल नंबर 5 पे ले जाने लगा था। रॉकी वहां जाकर स्कॉच रखने ही वाला था कि लड़के ने रॉकी के पैरों में अपना पैर अड़ा दिया था। इतने में रॉकी संभल पाता कि उसके हाथ से स्कॉच की ग्लास टेबल पे गिर गया था। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, रॉकी खुद को संभालते हुए बोला था। रॉकी अपने गिरने का कारण जानता था, और वह उस लड़के को बुरी तरह पिटना चाहता था, लेकिन उसके जहन में मालिक का ख्याल आते ही उसने अपना गुस्सा काबू कर लिया था और टेबल पे गिरे ग्लास को उठाने लगा था। आज आया है हाथ में, इतनी आसानी से तुझे थोड़े ही छोड़ने वाला हूं। वह लड़का मन ही मन भुनभुनाया और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लिया था। इधर रॉकी ग्लास उठाकर प्लेट में रखते हुए बोला था, माफ कीजिएगा सर, मैं अभी आपके लिए दूसरा ग्लास लाता हूँ। रॉकी बियर टेबल की ओर घुमा था। रॉकी के साथ सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि कितनी बार ऐसा हो चुका था, और आज रॉकी मालिक के सामने कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना चाहता था। रॉकी को कितने बार बियर के मैनेजर ने वार्निंग दे रखा था कि अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। ऐसा नहीं था कि रॉकी को कहीं और जॉब नहीं मिलता। उसने अच्छी जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश करा था, लेकिन जहां जाता वहां उसको गरीब समझकर उसको काम पे रखने से मना कर देते, जो कि रॉकी के लिए अच्छा नहीं था, और उसे 9,000 रुपए की सैलरी पर काम करना पड़ता था। रॉकी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि टेबल पे बैठा लड़का बोलता है, हेलो, और ये टेबल कौन साफ करेगा, तेरा बाप? चल यहाँ आ, जा कहाँ रहा है, अभी टेबल साफ कर फिर जाना स्कॉच लाने। उस लड़के ने अपना शर्ट झाड़ा और रॉकी की तरफ देखने लगा था। रॉकी की आंखें लाल हो चली थी, फिर भी उसने खुद को संभाल लिया था। एटलीस्ट आज किसी तरह का प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना चाहता था। आज रॉकी को पेमेंट मिलने वाली थी, और मैनेजर का साफ हिदायत था कि अगर तुमने आज कोई बखेड़ा खड़ा किया तो पेमेंट के बारे में भूल ही जाना तुम। सॉरी, मैं अभी साफ कर देता हूँ, रॉकी बोला और टेबल साफ करने लगा था। उसने जैसे ही टेबल साफ कर ग्लास उठाने के लिए झुका ही था कि उस लड़के ने फिर से रॉकी को धक्का दे दिया था, और रॉकी सीधे सामने से आ रहे एक लड़की के पैरों के पास गिरा था। रॉकी के साथ ग्लास भी फर्श पे गिरा, और जोर की आवाज होने पर बार में सन्नाटा सा छा गया था। रॉकी जैसे ही खुद को संभाल कर उठा ही था कि सामने देखकर उसके होश उड़ गए। सामने खड़ी लड़की कोई और रॉकी की गर्लफ्रेंड नताशा थी, और उसके साथ में सुधीर शर्मा भी था, जिसने नताशा की कमर में हाथ डाले खड़ा था, और नताशा भी बिना किसी झिझक के उसके बाहों में हाथ डाले खड़ी थी। रॉकी गुस्से में तमतमा गया था नताशा को सुधीर के बाहों में देखकर। सुधीर रॉकी के ही कॉलेज में पढ़ता था। सुधीर खानदानी अमीर था, इसलिए कॉलेज में उसका वाहवाही चलता था। सुधीर रॉकी ने ना जाने कितने बार देखे हुए था नताशा पर लाइन मारते सुधीर को। रॉकी हमेशा समझता,
नताशा तुम सुधीर से दूर रहना, लेकिन नताशा बस इतना ही कहती, वह तो मेरा अच्छा दोस्त है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने नताशा को कैसे पकड़ा? किसने इजाजत दी? रॉकी झल्ला गया था नताशा को सुधीर के बाहों में देखकर। रॉकी की नसें फूल गई थी और गुस्से में लग रहा था कि नसों में खून जब सा गया है। रॉकी हाथ उठाने ही वाला था कि नताशा बीच में आ गई थी और उसने रॉकी के सीने पे हाथ रख उसको धक्का दे दिया था। बस बहुत हुआ रॉकी, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने सुधीर से मैचअप कर लिया है। आज से अब सुधीर ही मेरा बॉयफ्रेंड है। नताशा गुस्सा सुधीर के बीच में नताशा खड़ी हो गई थी। उसने रॉकी से ब्रेकअप करने की बात सबके सामने में बोली और सुधीर के हाथों में अपने उंगलियों को फंसा लिया था। यही तक मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे कि आखिर रॉकी के साथ आगे क्या हुआ। क्या सच में नताशा ने रॉकी से ब्रेकअप कर लिया है? चैप्टर 2 चांदनी रात। रॉकी कह डाली थी। मिंटबियर बार कॉलेज के नजदीक ही था, तो कॉलेज के काफी लड़के और लड़कियां की यहाँ भीड़ लगी रहती है। नताशा शायद ऊब गई थी रॉकी से। वह हमेशा से एक अमीर बॉयफ्रेंड चाहती थी। इधर रॉकी के कान अभी भी बज रहे थे। वह कॉलेज में सबको बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन आज उसका सब्र का बांध टूट गया था और उसने सुधीर का कॉलर पकड़ने ही वाला था कि नताशा ने जो कहा उसे सुनकर वह वही जमसा गया। रुक जाओ रॉकी, अगर तुमने मेरे सुधीर को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं उस दिन जो भी हुआ था आज इसी वक्त सबके सामने बोल दूंगी। नताशा फूल गई थी गुस्से में। बस वह कैसे भी करके रॉकी से छुटकारा चाहती थी। उसे देखने में भी अब नताशा इतरा रही थी, ऐसे जैसे कि उसने कभी रॉकी को देखा ही ना हो। दरअसल ये बात कुछ 2 महीने पहले की है, जब रॉकी नताशा को एक अच्छे होटल में ले गया था। उस होटल का नाम बेस्ट मिलान होटल था। वहां खाने के लिए कम से कम अच्छे खासे रकम चाहिए होता है, क्योंकि वहां के सबसे सस्ते डिश की कीमत भी 2500 रुपए से स्टार्ट होती है और रॉकी ने ओवर टाइम करके 2 से 2500 रुपए जोड़ लिए थे। कब से वह नताशा के साथ वहां जाना चाह रहा था कि हमारी एक टेबल होगी जिस पर और नताशा बैठेंगे। उसने नताशा को होटल बेस्ट मिलान ले तो आया, लेकिन वह अपना वॉलेट घर ही भूल आया था। वह अंदर होटल के रिसेप्शनिस्ट से बोलकर पहले से ही 2 टेबल बुक कर लिया था और जब वह अंदर आया तो उसे रिसेप्शन पे पता चला कि उसने गलती से सुपर टेबल बुक कर लिया था, जिसमें सिर्फ टेबल बुकिंग की कीमत ही 2600 रुपए थी। और जब होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताया था तभी वह बुकिंग कैंसिल करना चाह रहा था, लेकिन नताशा कुछ सुने बिना ही टेबल पे बैठ गई थी। नताशा सच में रॉकी के गले लगना चाह रही थी। आखिर कितने दिनों बाद नताशा किसी अच्छे होटल में खाना खाने आई थी। दरअसल नताशा एक मिडिल क्लास वर्ग के फैमिली बैकग्राउंड से आती है और वह कभी भी इतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। यही कारण रही थी कि वह अपने ही दोस्तों के अमीर बॉयफ्रेंड को देखकर जल भून जाती थी, क्योंकि उसके दोस्त वो सब कर पा रहे थे जो वह अपने साथ करना चाहती थी। इधर होटल के स्टाफ ने बताया था कि नताशा पहले से ही टेबल पे बैठ गई थी, तो वह तेजी से टेबल की तरफ भागा और जब तक यह वहां पहुंचता तब तक नताशा ने खाना ऑर्डर कर दिया था। और जब नताशा को पता चला था कि रॉकी के पास नहीं थे, बल्कि वह अपना वॉलेट घर ही भूल आया था, तो नताशा रॉकी पे गुस्से में चढ़ गई थी। जब दोनों रिसेप्शन पे आए तो उन्हें पता चला था कि अब तक का सारा खर्च मिलकर 5200 रुपए हो गए थे। और जब रिसेप्शनिस्ट को पता चला कि इनके पास पैसे तो हैं ही नहीं, तो वह गुस्सा हो गया था और उसने रॉकी से बोला, क्या जेब में पैसे नहीं और लड़की घुमाने चले हो? मुझे तो पहले से तेरी हालत देखकर लगता था। देख, मैंने यहाँ होटल खाली फोकट का नहीं खोल रखा है। मेरे जितने पैसे बनते हैं तू दे और जा, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। उसने रॉकी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला था। नताशा को भी वहां सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा था और उस दिन रॉकी को एक दिन सफाई का काम करना पड़ा था। रॉकी ने कैसे भी करके नताशा को मना लिया था और उसने कॉलेज में यह बात ना बताने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज नताशा उसी बात को हथियार बनाकर रॉकी पर वार कर दिया था। नताशा की धमकी से रॉकी जड़ हो गया था, मानो जैसे उसके पैर जम गए हों। रॉकी की नशे तन गई थी और खून चलना बंद हो गया था। रॉकी रोज दिन किसी न किसी से बुली होता रहता था। कॉलेज में सब उसे चिढ़ाते थे। रॉकी को बददिमाग, बदसूरत, फटीचर ना जाने और क्या क्या बुलाते थे, लेकिन वह किसी के कुछ कहने से कभी परेशान नहीं हुआ था जितना कि आज नताशा के कहने भर से हो रहा था। नताशा के एक एक शब्द से रॉकी का दिल बैठा जा रहा था। उसे कभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी नताशा से। देखो रॉकी, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैं इतना ही समझ पाई कि हम दोनों सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। अगर तुमने मेरी दोस्ती को कुछ और समझ लिया हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। नताशा ने सुधीर को और कसकर पकड़ लिया था बोलते बोलते। रॉकी का तो दिल बैठ गया था नताशा के मुंह से सुनकर। रॉकी की आंखें डबडबा आई थी और उसने नताशा की ओर एक कदम बढ़ा दिया था। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं नताशा, और तुम मुझे छोड़ रही हो। रॉकी ने नताशा के हाथों को पकड़ लिया था और वह और कुछ बोलता कि उसे पहले ही सुधीर ने रॉकी के मुंह पे एक मुक्का जड़ दिया।
मुक्का इतना जोर का था कि रॉकी संभल नहीं पाया और एक दो कदम पीछे होते होते टेबल पे जा गिरा था। सुधीर रॉकी के पास आया और बोला, अबे कब से मैं तेरी ये बकवास सुन रहा हूँ। क्या बोला? नताशा तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ, तेरी हैसियत है उसको अफोर्ड करने की। एक तो उसकी तू खाने का बिल नहीं भर पाता और चला है नताशा से मैचअप करने। रॉकी को लगभग झकझोरते हुए बोला था। रॉकी समझ गया था अब नताशा भी मेरी नहीं रही और इतना सोचते ही उसके आंखों से आंसू टपक पड़े थे। रॉकी उठा और एक नजर नताशा को देखा, जिसके लिए अब तक ना जाने कितने रात ओवर टाइम किया था कि उसकी हर एक खुशियों को पूरा कर सके। अब तक जो रॉकी के साथ हुआ था उससे वह बिल्कुल अंदर टूट गया था। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर जाने लगा। आज उसे सैलरी भी मिलने वाली थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसके बाद एक मिनट भी अब रुकना नहीं चाहता था। वह कुछ कदम चला ही होगा कि सुधीर उसका टांग खिंचाई करते बोला, क्यों? सिर्फ नाम का ही रॉकी है या पिछवाड़े से पटाखे भी जलते हैं? उसने ऊंची आवाज में कही थी और सब सुधीर की बात सुनते ही हंसने लगे थे। रॉकी अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था कि वह मर जाना चाह रहा था और उसने हाईवे पर ही दौड़ना शुरू कर दिया था। वह तब तक नहीं रुकना चाहता था जब तक कि उसके शरीर से उसकी जान न निकल जाए। जब रॉकी हांफने लगा था तक जाकर एकदम से रोड के बीचों बीच बैठ गया था। रॉकी की सांसें तेजी से चल रहा था और उसने ऊपर देखते हुए चिल्लाया, क्या भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे भी जीना है भगवान, मुझे सबके जैसे ट्रीट क्यों नहीं किया जाता है? रॉकी रो पड़ा था आसमान में देखते देखते। रॉकी बेसुध हो गया था। अब उसको कुछ भी अच्छा होने जैसे का उम्मीद नहीं थी। चांदनी रात थी और आसमान साफ था। रात ज्यादा हो गया था। मिंट बियर बार में जो कुछ भी हुआ उसके चक्कर में रॉकी को पता ही नहीं चला कि उसे घर भी जाना है। रॉकी जैसे ही उठा और घर की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि उसे किसी पत्थर में जोर से कुछ टकराने की आवाज आई और जब उसने आवाज आने वाली दिशा में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सामने एक बड़े से पत्थर में कोई लग्जरी कार टकरा गई थी। रॉकी कार की तरफ दौड़ा और वह जैसे ही कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो रोल्स रॉयल कार थी, वो भी न्यू अमेरिकन मॉडल, जिसकी कीमत 5 करोड़ के आसपास थी। रॉकी ने शीशे के अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर एक ओल्ड मैन बेहोश था, जो पहनावे से काफी अमीर लग रहा था। ये हैं अंडरवर्ल्ड के बादशाह राम सिंघानिया। इनकी उम्र 52 साल है और पूरे भारत के कॉर्पोरेट कंपनी, बिजनेस और पॉलिटिकल पार्टी पर राज करते हैं। भारत के अलावा कई देशों में इनकी लीगल कंपनियां चलती हैं। बाहर की दुनिया में लोग इन्हें कॉर्पोरेट कंपनी के नाम से जानते हैं और अंदर की दुनिया में इन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जाना जाता है। चैप्टर 2 यही तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे कि क्या रॉकी बचाएगा उस अजनबी को और किस वजह से हुआ था इतने बड़े शख्स का एक्सीडेंट। आपके कमेंट का इंतजार है। चैप्टर 3 रोल्स रॉयल। अब तक सामने एक बड़े से पत्थर में कोई लग्जरी कार टकरा गई थी। रॉकी कार की तरफ दौड़ा और वह जैसे ही कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो रोल्स रॉयल कार थी, वो भी न्यू अमेरिकन मॉडल, जिसकी कीमत 5 करोड़ के आसपास थी। रॉकी ने शीशे के अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर एक ओल्ड मैन बेहोश था, जो पहनावे से काफी अमीर लग रहा था। ये हैं अंडरवर्ल्ड के बादशाह राम सिंघानिया। इनकी उम्र 52 साल है और पूरे भारत के कॉर्पोरेट कंपनी, बिजनेस और पॉलिटिकल पार्टी पर राज करते हैं। भारत के अलावा कई देशों में इनकी लीगल कंपनियां चलती हैं। बाहर की दुनिया में लोग इन्हें कॉर्पोरेट कंपनी के नाम से जानते हैं और अंदर की दुनिया से इन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जाना जाता है। अब आगे। रॉकी ने जब कार के अंदर बेहोश देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कार एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थी, जिसके कारण उसे खोल पाना बेहद मुश्किल था। नई टेक्नोलॉजी होने के कारण कार साउंड प्रूफ भी थी। रॉकी कितनी भी आवाज लगता लेकिन उसकी आवाज बाहर के हवा में ही घुल कर जाती। रॉकी से जो बन पड़ा वो सब किया, लेकिन उसकी मेहनत धरी की धरी रह गई। अब रॉकी के पास एक ही ऑप्शन बचा था, कार को बाहर से तोड़ना, लेकिन उसे उस पर भी कम भरोसा था, क्योंकि रोल्स रॉयल कार की शीशे भी बुलेट प्रूफ होती हैं। रॉकी शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन गनीमत थी कि कार के शीशे पे एक खरोच भी आए। उसने तक हार कर जिसे ही घुमा तभी एक बिप की आवाज के साथ कार का दरवाजा खुल जाता है। रॉकी जैसे ही पलटा उसने देखा कि कार में घायल आदमी गिरने वाला था। वह गिरता उससे पहले ही रॉकी उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे को तप तापटने लगता है। उसके चेहरे को थाप थापते हुए बोला है, हेलो सर, आप ठीक हैं? होश में आइए। रॉकी के थापपने पे जब उस आदमी ने अपनी आंखें नहीं खोली तो रॉकी को लगा कहीं इसकी जान तो नहीं चली गई। उसने उसकी नब्ज को चेक किया। चेक करने पर पता चला अभी ये तो जिंदा है। अब रॉकी घबराने लगा था। उसने सोचा, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। कैसे ले जाऊं? हॉस्पिटल काफी दूर है और मुझे तो अभी ठीक से गाड़ी भी नहीं चलानी आती। क्या करूं? रॉकी सोचने लगा था, लेकिन उसे कुछ सूझा नहीं।
तभी वह कुछ सोचते हुए बोला, क्या सोच रहा है रॉकी? यहाँ किसी की जान का सवाल है, जो होगा देखा जाएगा। रॉकी सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि उनकी सांसों की रफ्तार बढ़ते जा रहा होता है, जिससे उसे यह समझने में देर नहीं लगती अगर जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं पहुंचे गया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। उनकी सांसें जैसे जैसे चल रही होती हैं, वैसे वैसे ही रॉकी के पसीने भी छूटने लगते हैं। रॉकी देर न करते हुए जल्दी से उसने बैक सीट पे बैठा और खुद ही गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल लिया। जैसे ही रॉकी बैठा तो उसने देखा कि गाड़ी को स्टार्ट करने वाली कोई चाबी ही नहीं है। रॉकी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, और गुस्से में उसने स्टीयरिंग पे हाथ मारा कि तभी गाड़ी से आवाज आई, हेलो, आपका रोल्स रॉयल में स्वागत है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कृपया रेड बटन दबाइए। रॉकी जैसे ही आवाज सुना उसने अपने सामने देखा तो तब उसे पता चला कि स्टीयरिंग के साइड में स्टार्ट बटन है। रॉकी एक बार उस आदमी को देखा, फिर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते गाड़ी हॉस्पिटल रोड की तरफ दौड़ चली। करीब 15 मिनट के अंदर ही रॉकी हॉस्पिटल पहुंच गया। रॉकी जैसे तैसे जल्दी से कार से निकला और बैक साइड वाला दरवाजा खोल उसे अपने गोद में उठा लिया और जल्दी से अंदर ले जाने लगा। अंदर पहुंचते ही रॉकी चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर हेल्प। रॉकी की आवाज जैसे ही डॉक्टर ने सुना तो दौड़ कर आए और स्ट्रेचर पे उन्हें सुलाने लगे। उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें सीपीआर देने लगा तो दूसरा उनके सीने पे अपने हाथों से प्रेशर। 11 कुछ ही मिनट में देखते ही देखते उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उन्हें ऑपरेशन में जाने के बाद जाकर काहे रॉकी को चैन आया और वह बाहर के चेयर पर बैठ गया। करीब 1 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद ओटी से डॉक्टर बाहर आए। उन्हें बाहर आता देख रॉकी ने पूछा, हेलो डॉक्टर, क्या अब वो ठीक हैं? तो डॉक्टर बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, अब वो खतरे से बाहर हैं। जब उन्हें होश आए तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो रॉकी उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, थैंक यू डॉक्टर। तभी डॉक्टर उसकी पीठ थापते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम डॉक्टर हैं और हमारा काम ही है लोगों का इलाज करना। आप काउंटर पे जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए। जी, रॉकी बोला और काउंटर की ओर चल दिया। काउंटर के पास पहुंच रॉकी फॉर्म को भरने लगा होता है। उसने फॉर्म में देखा कि उसमें पेरेंट्स की पहचान मांग रहा था, जहां रॉकी उनकी उम्र का अंदाजे के आधार पर उसने सोचा मेरे पिता समान ही होंगे, और उसने फॉर्म में और पेरेंट्स की जगह रिलेशन में बेटे के रूप में भर दिया। रॉकी मन में ही सोचने लगा, ये तो बड़े लोग हैं, इन्हें कहाँ मदद करने वाले याद होते हैं, होश आते ही सब भूल जाएंगे। रॉकी अपने में ही खोया था कि तभी गाड़ियों की आवाज से जैसे जीरो होश में आया और उसने जैसे ही बाहर देखा तभी उसे एक एक कर गाड़ियां रुकती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसे देख रॉकी अकबका सा गया। उसने देखा कि गाड़ी से एक हट्टा कटा लंबा आदमी निकलता है और वह बाहर निकाले ही अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, इसी वक्त हॉस्पिटल मुझे खाली चाहिए, एक भी इंसान अंदर नहीं होना चाहिए वरना इसकी कीमत तुम सब चुकाओगे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ। उसने जैसे ही गुस्से में देखा सब तेजी से अंदर भागे और देखते ही देखते कुछ ही मिनट में हॉस्पिटल खाली भी हो गया। रॉकी ने फॉर्म भरा और जैसे ही जाने को हुआ तभी उसकी कानों में गुस्से वाली आवाज आती, अरे कौन हो, वही रुक जाओ। आवाज सुनते ही रॉकी अपनी जगह पर रुक जाता और पीछे जैसे मुड़कर देखा तो उसके सामने वही आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर पहले सबको ऑर्डर दे रहा था। रॉकी बोला, जी मेरा नाम रॉकी है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो सामने वाला आदमी बोला, रॉकी क्या तुमने मेरे बॉस को यहाँ लाया? रॉकी उनके सवाल सुन के बोला, जी मैं ही लाया। रॉकी और कुछ बोलता तभी एक नर्स आई और बोली, उन्हें होश आ गया है, आप चाहे तो मिल सकते हैं। नर्स की बातों को सुन दोनों आईसीयू की तरफ चल दिए, जहां उन्हें ऑपरेटिनॉन के बाद शिफ्ट किया गया था। ये है समर राम सिंघानिया का पर्सनल सेक्रेटरी। राम सिंघानिया का सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसकी पहुंच सबसे ज्यादा है। इसकी क्रूरता इतनी कि किसी से कुछ भी पता करने के लिए जान से भी मार दे, लेकिन अभी अपने बॉस के लिए चिंतित हैं। चैप्टर 3 यही तक, मिलते हैं अगले चैप्टर में। प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि आज का चैप्टर कैसा लगा। और हाँ, अभी स्टोरी स्टार्ट ही हुआ है, तो आगे आगे स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 4, जी मैं ही लाया। रॉकी और कुछ बोलता तभी एक नर्स आई और बोली, उन्हें होश आ गया है, आप चाहे तो मिल सकते हैं। नर्स की बातों को सुन दोनों आईसीयू की तरफ चल दिए, जहां उन्हें ऑपरेटिनॉन के बाद शिफ्ट किया गया था। ये हैं समर राम सिंघानिया का पर्सनल सेक्रेटरी। राम सिंघानिया का सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसकी पहुंच सबसे ज्यादा है। इसकी क्रूरता इतनी कि किसी से कुछ भी पता करने के लिए जान से भी मार दे, लेकिन अभी अपने बॉस के लिए चिंतित है। अब आगे। जब रॉकी ने समर को देखा था तभी रॉकी समझ गया था कि ये जो भी हैं बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन रॉकी को ये नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने अपने बढ़ते हुए सोच को झटका और समर के साथ अंदर आ गया।
जब दोनों अंदर आए तो रॉकी ने देखा कि उन्हें होश आ गया है। दरअसल एक्सीडेंट इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी जिससे कोई खुद न बचा पाए। रोल्स रॉयल कार इतनी एडवांस थी कि टकराने के बाद भी कार अच्छी कंडीशन में थी। दोनों एक साथ आ खड़े हो गए। तभी समर बोला, बॉस आप ठीक तो हैं? आपको बोला था मैंने अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब तो मेरी बात माने। तब न समर को बॉस की चिंता हो रही थी और उसकी चिंता करना जायज भी था। अगर कोई बड़ा आदमी अकेले ही निकले तो यह सोचने वाली बात होगी, क्योंकि जो पूरे अंडरवर्ल्ड पे राज करता है उसके तो कदम कदम पे दुश्मन होंगे। और इसी वजह से समर कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। समर 12 सालों से साथ में काम रहा है। जब से उसने अपने बॉस को जाना है तब से वह इतना तो जन गया है कि बॉस के दुश्मन तो हजार हैं, लेकिन चाहने वाला कोई नहीं। वह जब भी कुछ पूछता बॉस कुछ न कुछ कर टाल देते या बहाना बना देते। जब उन्होंने देखा कि समर को उनकी चिंता हो रही है तो जीरो बोले, बस कर समर, मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं। कि तू अंशु बहाने लगा और तुझे क्या लगता है राम सिंघानिया को कोई ऐसे ही मार देगा? हलवा है कि उनकी बातों को सुन छिड़ते हुए बोला, नहीं, मुझे क्या जरूरत है चिंता करने की। मुझे तो बस मेरे सैलरी की चिंता है। अगर आप नहीं रहे तो कौन देगा मेरे पैसे? तभी राम बोले, अब बस भी कर रोतलू। मुझे तो कभी कभी लगता है कि तू मेरा असिस्टेंट है भी या नहीं। किस घड़ी में मैंने तुझे अपना असिस्टेंट बनाया था? तो समर बोला, मुझे तो लगता है बॉस उस दिन शनिवार होगा, वरना कौन किसी को अपना बॉस बनाए। तभी राम छिड़ते हुए क्या बोला तूने? तभी समर जल्दी से बोला, कुछ नहीं बॉस। और फिर अपने मन में ही सोचने लगा, आज के दिन भी अपनी बेइज्जती करवागा क्या? उसे खुद में ही खोया देख राम बोले, कहाँ खो गया? कहीं नहीं बॉस, आप इससे मिले, यही आपको हॉस्पिटल लेकर आया है। इतना बोल समर रॉकी को आगे कर देता है। जैसे ही राम की नजर रॉकी तो वह उसे एकटक देखता ही रह गया। मनो जैसे बरसा से बिछड़े आज मिलो हो। थोड़ी देर उसे देखने के बाद वो बोले, यहाँ आओ। रॉकी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उनके पास गया और फिर वो बोला, सर आप ठीक तो हैं? तो राम बोले, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी उनके सवालों का जवाब देते हुए बोला, जी मेरा राघव सिंघानिया है और मुझे लोग रॉकी कहकर बुलाते हैं। जैसे ही रॉकी ने अपना नाम बताया तभी समर के दिमाग में कुछ खटका और वह सवालिया नजरों से राम की तरफ देखने लगा, जैसे वह किसी सवाल का जवाब मांग रहा हो। जब राम ने उसे देखता पाया तो वह अपने आंखों से इशारा करते हुए उसे आश्वासन दे दिया, जैसे कह रहा हो तुम जो सोच रहे हो सही है। राम का इशारा हो में मिलते ही समर खुश हो गया था, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि बात बनते बनते बिगड़ जाए। कई सालों बाद समर कुछ अच्छा होते हुए देख रहा था और वह मन में ही बोला, हमारा नया बॉस आ गया। इधर रॉकी अनकंफर्टेबल होने लगा था, क्योंकि सब उसे ही घूर रहे थे। रॉकी कुछ बोलता तभी राम उसके माथे पे प्यार से हाथ फेरने लगे थे। रॉकी उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन राम के आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर वह कुछ नहीं बोला। बोलता भी क्या, थोड़ी देर के लिए एकदम से संत्रता सा छा गया था। सब शांत थे। रॉकी राम के पास बैठा था। राम उसे प्यार से उसके माथे को सहला रहे थे और समर तो बस रॉकी को ही देख रहा था। वह तो बस यही सोच रहा था कि मैंने पहले इसे और से क्यों नहीं देखा। अगर पहले ही अच्छे से देखता तो शायद मैं पहचान जाता। रॉकी को जिस हालत में समर ने देखा था तो वह उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और न ही उसके चेहरे को देखा। समर के लिए कुछ बातें ऐसी थीं जो उसे हमेशा चिंतित करती थी। समर हमेशा से राम के पास रखी फोटो देखता था, लेकिन कभी उसने पूछ नहीं उसके बारे में और उसने कभी उस पर गौर भी नहीं किया। लेकिन जब आज वह इस तरफ से कड़ियों को जोड़ रहा है तो उसे धीरे धीरे उसके सवाल का जवाब भी मिलता जा रहा है। जब राम ने सबको शांत देखा तो खुद ही शांति में खलल डाल देता है और वह समर को देखते हुए बोला, अरे तुम कर क्या रहे हो? जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। जैसे ही राम ने ऑर्डर देने के लहजे में बोले तो समर जल्दी से बाहर की तरफ भागा। वह समझ गया था कि बॉस अकेले में रॉकी से बात करना चाहते हैं। समर के जाते ही राम बोले, तुमने मेरा नाम नहीं पूछा क्यों? चलो रहने दे, मैं ही बता देता हूँ, मेरा नाम राम सिंघानिया है। रॉकी के कानों में जैसे ही उनका पड़ा तो वह सोचने लगा, इनका सरनेम मेरे सरनेम से मिलता है। नहीं नहीं, ये बस एक कोइंसिडेंस होगा और कुछ नहीं। ज्यादा सोच रहा है, रॉकी अपने घोड़े को लगाम दे। वह सोच ही रहा था तभी उसके कानों में आवाज आती है, मैं बीमार हूं तो क्या तुम? राम इतना ही बोला था तभी रॉकी उनके शब्दों को विराम लगते हुए बोला, मेरा घर बहुत छोटा है, आप वहां एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तभी उसके सर को सहलाते हुए राम बोले, अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राम तो बस अब कैसे भी करके उसके साथ जाना चाहता था। अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। बरसों की एक छोटी सी गलती की वजह से उसने जो खोया अब उसे पाना चाहता था। शायद इसे ही कहते हैं बुढ़ापे का सहारा या फिर कुछ और। ये बेकाम ये सब तो आगे पता चल ही जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
चैप्टर 5, अपना घर और अपने लोग। रॉकी उसी कार में बैठा था जिसमें उसने राम को हॉस्पिटल ले आया था। बेशक रोल्स रॉयल है। राम के साथ बैठा था और गाड़ी समर ड्राइव कर रहा था। रॉकी शीशे से जगमगाती रात को देख रहा था और रॉकी को कोई और यानी राम सिंघानिया। इस वक्त गहरी रात हो चुकी थी, लेकिन शहर की चक्का-चौंध दुनिया में रात भी किसी उजाले से कम नहीं दिखती है, और उजाला भी एशा की रोड पे गिरी सुई भी आसानी से दिख जाए। शहर के चारों तरफ जगमगाती लाइटें और हाईवे रोड और रोड के बगल में खड़ी बड़ी-बड़ी इमारतें, ये सब आज रॉकी को एक अलग सुकून दे रहा था। और उसके चेहरे पे एक फीकी स्माइल आ जाती है, क्योंकि इससे पहले ना रॉकी ने ऐशा देखा था और ना ही उसने ऐशा होने की कभी कल्पना की थी। लेकिन ये रॉकी के लिए ना ही अंत है और ना ही शुरुआत। अब जो होगा, या यूं कहे कि जो होने वाला है, वह रॉकी के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। शायद आज रॉकी बहुत दिनों बाद इतना खुश दिख रहा था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही ख्यालों में डूबा रॉकी कुछ सोच ही रहा था कि गाड़ी के ब्रेक लगने से रॉकी होश में आते हैं। जैसे ही रॉकी होश में आया तो उसने देखा कि उसका घर आ गया है। तभी ड्राइवर यानी समर बोला, सर आपका घर पाया, आपने जो लोकेशन बताया था हम वही आए हैं। रॉकी बोला, जी यही है मेरा घर। रॉकी बोलते हुए गाड़ी से बाहर निकला और कुछ सोचने लगा। जून का महीना था, इसलिए रात बड़ी थी और रॉकी को यह बात पता थी कि जब तक वह घर नहीं जाएगा उसकी माँ खाना नहीं खाती थी। कुछ कहानी के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। सुमित्रा देवी रॉकी की माँ, जिनकी उम्र 42 साल है और ये दिखने में काफी खूबसूरत है। सबसे हमेशा मिलजुल कर रहने वाली एक सफल गृहिणी है। किसी भी कठिन परिस्थिति में ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और काम हमेशा धैर्य से लेती हैं। अर्चना सिंघानिया, ये है रॉकी की छोटी बहन। देखने काफी प्यारी और रंग गोरा, उम्र 19 साल है। रॉकी से 3 साल छोटी हैं। बातें बड़ी प्यारी करती हैं और ये जरा फिल्मी है। लव स्टोरी का अलग ही एंगल्स हैं। इनमें शाहरुख खान की फैन और DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की दीवानी। अगर सिमरन का रोल इन्हें मिलता तो शायद काजोल भी फेल हो जाती इनके सामने। खैर वो फिल्म तो हर दीवाने के दिल में बसी है, और सिमरन भी क्यों हिला डाला ना। अरे छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं अपने कहानी में। रॉकी दरवाजा के पास आ जाता है, दरवाजे को खटखटाने लगता है। रॉकी को यह घर बड़ी ही मुश्किल से मिली थी। घर की कंडीशन अच्छी थी और किराए के पैसे कम देने पड़ते थे, सो उसने ले लिया था और पिछले कुछ सालों से यही रह रहे थे। घर शहर से काफी दूर था, जहां शहर के मुकाबले कम साधन थे, और इधर राम बस चारों तरफ देखे ही जा रहा था, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी। अंदर से टूटने जैसा खुद को महसूस कर रहा था। उसने खुद को संभाला और दरवाजा खुलने का वेट करने लगा। इस वक्त तक अर्चना सो चुकी थी, लेकिन कोई था जिसके आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तभी सुमित्रा सोते से जैसी जगी हो और वह दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं कहां कहां मारा फिरता है ये लड़का। दिन भर दोस्तों और कॉलेज और रात में ना जाने कितनी देर कर घर आता है। अंदर तो आ, घर में खाना नहीं दूंगी। तंग कर रखा है कि भुनभुनाहट सुन रहा था और बाहर रोकी अपनी माँ। वह सीधे खड़े हो गया था, जैसे कह रहा हो, माँ आए उससे पहले ही तैयार रहे पनिशमेंट के लिए रॉकी बेटा। लेकिन सुमित्रा को कहाँ पता था कि आज कोई और भी उसका इंतजार कर रहा है। सुमित्रा जी दरवाजा खोली और रॉकी को गुस्से में कहने लगी, आ गया तू, इतने दे। सुमित्रा जी इतना ही बोल पाई थी और उनके आगे के शब्द उनके मुंह में ही अटक कर रह गए। रॉकी भी अपनी माँ की हालत देख समझ नहीं पाया था। रॉकी कुछ बोलने को होता कि तभी उसने की सुमित्रा जी बेहोश हिकार गिरने वाली थी। मुन्ना चिल्लाते हुए दौड़ा और अपनी माँ को पकड़ते हुए चिल्लाया। रॉकी अपनी माँ की गाल को थपथपाने लगा। इधर राम भी बहुत खुश हो गया था, लेकिन एक ही पल में उसकी भी खुशी कहीं धुएं में उड़कर रह गई थी। उसने जैसे ही सुमित्रा को बेहोश होते देखा, उससे रह नहीं गया। इधर घर में अधिक शोर होने पर अर्चना भी जाग है और वह भी नीचे आने लगी थी, लेकिन उसने जैसे ही अपनी माँ को जमीन पे पड़ा देखा तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और दौड़ती हुई अपनी माँ पास आया गई। अब रॉकी भी खुद को रोक नहीं पाया और उसके भी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। इधर राम खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अर्चना जल्दी से जाकर पानी ले आई। रॉकी ने जल्दी से पानी का चिंटा अपनी माँ के चेहरे पे मारा और फिर से अपनी माँ को जगाने लगा था। थोड़ी मशक्कत के बाद सुमित्रा होश में आई और होश में आते ही जल्दी से खड़ी हो गई थी। जैसे ही रॉकी खड़ा हुआ और कुछ बोलता, तभी उसके गाल पे एक झन्नाटेदार चांटा पड़ता है। एक ही चांटा में पूरा घर साइलेंट मोड में चला गया था। जिस तरह से रॉकी के गाल पे चांटा पड़ा था, रॉकी तो अपनी माँ के रिएक्शन से अशब्द हो गया था और एक टक अपनी माँ को ही देखे जा रहा था। ये पहली बार था जब सुमित्रा ने रॉकी को चांटा मारा हो। रॉकी कुछ बोला नहीं और वही सर नीचे गाड़े खड़ा रहा। तभी सुमित्रा जी की गुस्से से भरी आवाज आती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ मेरे घर से, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। इतना बोल सुमित्रा राम को धक्के मारने लगी। जैसे जैसे राम के कदम पीछे होने लगे थे, वैसे वैसे ही सुमित्रा जी के अंशु निकलने लगे थे।
वह राम को धक्के मारती रही और गुस्से में बोलती जा रही थी, चले जाओ, चले जाओ। एक एक शब्द के साथ सुमित्रा जी के गला भी रुंधता चला जा रहा था। तभी राम ने सुमित्रा की कलाई को पकड़ अपने आगोश में के लेता है और अपने रुंधते हुए गले से बोला, नहीं जाऊंगा मैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना सब कुछ होता देख रॉकी और अर्चना तो शॉक्ड हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। राम ने वैसे ही सुमित्रा को पकड़े रहा और उससे शांत होने दिया। अब सुमित्रा भी कूद को रोक नहीं पाई और वो भी राम को कसकर पकड़ लिया था, जैसे अगर वो उसे छोड़ दे तो कहीं गायब न हो जाने। सुमित्रा जी फुट फुट कर रोने लगी थी। सब शांत थे, सिर्फ सुमित्रा जी के रोने की आवाज ही आ रही थी। दोनों ऐसे गले लगे थे जैसे वर्षों के बिछड़े हो, और यह सच भी था। आज 20 साल हो गए थे और ये 20 साल इन्होंने कैसे काटी होगी, ये तो कोई नहीं बता सकता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 6। राम सुमित्रा को धीरे से खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछने लगा। सुमित्रा भी खुद से अलग हुई और सोधे सपाट लहजे में बोली, आप यहाँ क्यों आई हैं? अब क्या बचा है लेने के लिए? मेरी पूरी जिंदगी तो आपने खत्म कर ही दी और अब मेरे पास मेरी जान के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। राम के दिल में टिस ही उठी। ये सुनकर वह अंदर से टूटने जैसा महसूस कर रहा था। राम सुमित्रा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए अपनी बात बोला, नहीं सुमित्रा, ना ही तुम्हें 20 साल पहले छोड़ा था और ना ही आज छोड़ूंगा। वह मेरी गलती थी जिसे मैं पिछले 20 साल से दर दर भटकते हुए काट रहा हूं। फिर आगे बोला, मैं बेबस था अपने पिता के हाथों, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। पिछले 20 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। फिर आगे बोलते हुए अपनी 20 साल पुरानी बातें बताने लगा। फ्लासबैक। राम सिंघानिया की फैमिली एक रॉयल फैमिली है जो अपने विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाती रही है। आरएस कारपोरेशन को बनाने में राम के पिता ने अपनी पूरी उम्र लगा दी और तब जाकर इंडिया का नंबर 1 बिजनेस बना आर के कारपोरेशन। आर वीर सिंघानिया राम के पिता, जो दिखने में काफी सुंदर थे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। वीर सिंघानिया दिखने में जितने शांत थे, अंदर से उतने ही ज्यादा खूंखार, शायद इसलिए क्योंकि पिता के मरने के बाद इन्होंने ही पूरी जायदाद और संपत्ति संभाल ली थी। काम इतना कि चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। आरएस कारपोरेशन के कुछ रूल्स थे जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी और ना ही है। आरएस कारपोरेशन के इतना कामयाब होने का रीजन एक ये भी था, जिसे बरसों से निभाया जा रहा था रूल्स के मुताबिक। 25 साल की उम्र तक आप बिजनेस नहीं संभाल सकते और ना जाने कितने टेस्ट देने पड़ते थे बिजनेस संभालने के लिए। आरएस कारपोरेशन कोई छूती मोती कारपोरेशन नहीं थी। जितना कंपनी बाहर से साफ सुथरा दिखता था, अंदर से उतना ही जंजाल से भरा। 20 साल पुरानी बात है, राम अच्छा कर रहा था। उसकी हिम्मत और तरक्की देखकर वीर सिंघानिया खुश थे। उन्हें अब अपने बिजनेस को लेकर कोई चिंता नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। राम कंपनी का बागडोर संभालता कि उससे पहले ही वीर सिंघानिया को कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर वीर सिंघानिया अंदर तक हिल गए थे। उनके आंखों के लाल डोरे साफ साफ बता रहे थे जो हुआ है या फिर अब जो होगा उसका कल्पना से परे है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सब ठीक चल रहा था। कुछ ही दिनों में राम कंपनी को संभालने वाला था। कंपनी के सीईओ ट्रांसफर से एक रात पहले की बात है। जब सब डाइनिंग टेबल पे सब बैठे खाना खा रहे थे, राम खाना खाने में बिजी था। उसे खुशी हो रही थी कि बस एक दिन और फिर उसके बाद सब बदल जाने वाला है। वह मन ही मन किसी के दिल तक अपनी बात पहुंचाने में लगा था कि इतने में ही उसके कानों में वीर सिंघानिया की गूंजती हुई आवाज आती, राम, क्या कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रहे हैं? राम सुनते ही चिंतित होने लगा था, क्योंकि वीर कभी भी कोई बात बिना किसी ठोस मतलब के नहीं कहते थे। राम के माथे से पसीना गिरने लगा था और वह हकलाते हुए बोला, नहीं तो ऐसी कोई नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी तो नहीं छुपा रहा मैं। वीर आगे बोले, सच बोल रहे हो, सोच लो, एक बार और मौका दिया तुम्हें। मैं बार बार ना ही मौका देता हूँ और ना वक्त मेरे लिए चाहे कोई भी हो। सब एक सामान है जब बात मेरी ईगो पे आती है, और ना ही मैं अपनी कंपनी को डूबता देख सकता हूँ। यह तुम्हारा आखिरी चांस था जिसे तुमने अब गवा दिया है या कूद ही बर्बाद कर चुके हो। वीर सिंघानिया इतना बोले और एक बॉडीगार्ड को आवाज लगाते, उन्हें अंदर लेकर आओ। वीर का इशारा मिलते हो बॉडीगार्ड हाँ में सर हिला देता है और चल देता है। इधर राम के पसीने छूट रहे थे, उसकी सांसें रुक गई थी। ना जाने अब क्या होने वाला था। करीब 5 मिनट बाद ही वह बॉडीगार्ड अंदर आ जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक लेडी भी थी, जिनके गोद में 2 साल का बच्चा भी था। राम ने जैसे ही उस लेडी यानी औरत को देखा तो वही झट से खड़ा हो गया था और वह हकलाते हुए इतना ही बोल पाया, समित्रा। उधर समित्रा भी आश्चर्य थी। उसने भी राम को सामने देखने की कल्पना नहीं की थी। राम के पैर कंपने लगे थे और उसका डर अब उसके ऊपर हावी होने लगा था। राम और आगे कुछ बोलता तभी एक जोरदार आवाज आती है और पूरा मेंशन शांत हो जाता है। उस वक्त ऐसा था कि
अगर मच्छर भी भुनभुनाए तो शोर होने जैसा लगेगा था। सब आवाज की तरफ देखने लगे थे और यह वीर सिंघानिया थे जो टेबल पे राखी गिलास को फेंक कर तोड़ दिया था। और वह गुस्से में उठे और राम की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाए, क्यों अब पहचान गए? तुम मुझे ये कब बताने वाले थे? जब मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर देता। तब वीर जी का गुस्सा फुट चुका था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनका ही बीता उनसे बातें छुपाएगा, और वो भी इतनी बड़ी बात। अब राम भी समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। कॉलेज में रहते हुए राम और सुमित्रा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और उन्होंने बिना किसी को बताए शादी कर ली थी। इसका एक रीजन ये भी था कि सुमित्रा एक मिडिल क्लास से बिलोंग्स करती थी। राम जानता था पिताजी कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए उसने चुप कर शादी करना ही सही समझा। और जब कंपनी का मालिक बन जाएगा तब वह सबको बता देगा और उस वक्त सबको मनना ही होगा। राम के पैर कंप रहे थे और वह घुटनों के बल बैठ गया और अपने कंपनते हुए होठों से बोला, आई एम सॉरी पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वीर ने जब राम राम को घुटनों के बल बैठा ये बोलता देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने राम के कंधों को पकड़कर उठाया और बोला, एक लड़की के लिए तुम्हें घुटनों के बल बैठने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम पे शोभा नहीं देते। फिर सुमित्रा की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें इसी वक्त डिवोर्स लेना होगा। इतना बोलकर अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। इशारा पते ही बॉडीगार्ड एक पेपर ले आया। ये डिवोर्स का पेपर था जिसे वीर सिंघानिया ने पहले से ही तैयार कर रखा था। फिर वीर सिंघानिया आगे बोले, और तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग सकती हो मेरे बेटे को छोड़ने के लिए। तुम्हें मुआवजा मिलेगा, जितनी तुम मांगो। वीर जी ने जी तरह से ये बातें कही थी, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अब वीर का दिल पसीजेगा या बदलेगा। राम अशब्द खड़ा था। उसके सामने उसकी पत्नी और 2 साल का बेटा खड़ा था। उसके दहलीज पे खड़े थे। उस वक्त उस बच्चे की मासूमियत इतनी थी कि कोई देखे तो उसमें ही खो जाए। लेकिन उस बच्चे को क्या पता था कि आज कुछ पैसों के लिए अलग किया जा रहा और शायद अब कभी भी अपने पिता से ना मिल पाए। सुमित्रा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अजीब सी कास्म थी। कोई बेचने में लागा था तो कोई डिवोर्स करने में। कोई बोल नहीं पा रहा था तो कोई अपने प्यार को बचने में। सबकी शांति तब भंग तब हुई जब वीर सिंघानिया ने डिवोर्स का पेपर सुमित्रा के सामने करते हुए बोले, साइन करो इस पे, और ये ब्लैंक चेक तुम्हारा जितना भी चाहो उतना जीरो लगा देना। सुमित्रा बस डिवोर्स पेपर को ही देख रही थी कि तभी राम आया और पेपर वीर के हाथों से छीनते हुए बोला, नहीं सुमित्रा, तुम इस पे साइन नहीं करोगी। कुछ भी हो जाए नहीं करोगी। जैसे ही वीर सिंघानिया के कानों में राम के शब्द पहुंचे तो वो गुस्से में बोले, राम अब क्या तुम अपने बाप से जुबान लड़ाओगे? मुझे सब पता है क्या सही है और क्या गलत। तभी राम बोला, नहीं पिताजी, मैं सुमित्रा से प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ सुमित्रा से ही प्यार करूंगा। सुमित्रा के हाथों को कस के पकड़ लिया था राम ने बोलते बोलते। लेकिन जैसे ही वीर जी ने राम को सुमित्रा के हाथ को पकड़े देखा तो वह गुस्से में बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी विरासत का बूटी कौड़ी नहीं देने वाला। अब तुम्हारे पास 2 कंडीशन है। पहला, अगर तुम इस लड़की को चाहते हो तो तुम इसी वक्त मेरा घर छोड़कर निकल जाओ, और अगर कंपनी संभालना चाहते हो तो तुम्हारे पास कल तक टाइम है। वीर सिंघानिया के हाथ कंप रहे थे। ये बोलते बोलते उन्हें भी कहीं ना कहीं ये बोलते हुए अंदर तक डर होने जैसा महसूस हो रहा था। इतना बोल वह अपने कमरे के चले गए। देखते ही देखते पूरा डाइनिंग, पूरा डुनिंग एरिया खाली हो गया और सिर्फ राम और सुमित्रा ही बची। राम शांत खड़ा था। तभी उसके पास वह 2 साल का बच्चा आया और उसके पेंट को खींचते हुए बोला, पापा पापा, गोदी में मुझे उतोना। जैसे ही उसने अपने बेटे की प्यारी आवाज सुनी तो उसके भी आंसू निकलने लगे और वह उसे गोद में उतार कर चारों तरफ किस करने लगा। फ्लैशबैक। यही तक आगे की बातें हम आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे। राम ने सब कुछ बोल दिया था, जिसे सुन रॉकी और बस अर्चना और समर अपने जगह पे सन्न खड़े थे। राम रॉकी और अर्चना के पास आया और उन दोनों के माथे पे किस करते हुए बोला, मेरे बच्चों, अपने पिता के गले नहीं लगोगे, और दोनों को अपने गले से लगा लेता है। पीछे खड़ी सुमित्रा ये सब देख मुस्कुरा रही थी। दोनों को उसके पिता मिल गए और उसे सहारा। अब उन्हें इतनी जिल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर कोई कोई सबसे ज्यादा खुश था तो समर। उसने हमेशा अपने बॉस को अंधेरे में देखा था, लेकिन आज की खुशी उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आई थी। टू बी द नेक्स्ट। अभी तो स्टार्ट है, बने रहिए, आगे और भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तक पढ़ते रहिए कोड नेम बॉस और कमेंट करते रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 7, सोने का कार्ड। सुबह हो गया था और अर्चना अपने अभी अभी बने पिता के पास बैठी थी। बताया था ना, अर्चना फिल्मी ड्रामेबाज हैं। सो उसे लग रहा था जो कुछ भी हुआ है वो भी किसी फिल्म से कम नहीं। उसने तो सब सोच भी लिया। कॉलेज जाकर अपनी दोस्तों क्या क्या बताएगी। 20 साल पुरानी गलती ना ही अब राम दोहराना चाहता था और ना ही सुमित्रा जी।
रात किसी को अच्छी नहीं लगी थी। राम सोच रहा था सुमित्रा साथ चलने के लिए मानेगी या नहीं, और सुमित्रा सोच सोच रही जाना चाहिए या नहीं। जैसे ही सुमित्रा जी ने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही उसके बच्चों के दृश्य उसके मन में उमड़ने घुमड़ने लगे था। तभी झट से अपनी आंखें खोल लेती हैं। अर्चना सुकून की नींद सोई थी तो वही रॉकी अपनी मां के परेशान था। उसने तो सुमित्रा जी को हमेशा हंसते देखा था, लेकिन उसके पीछे के छुपे दर्द को नहीं देख पाया था। वह खुद को लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। आखिर वह अपनी मां की हालत क्यों जानने की कोशिश नहीं की? अगर पहले ही जान गया होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। शायद कुछ साल पहले ही रॉकी अपने पिता को खोज निकालता। उसके पिता इतने बड़े इंसान हैं। आए दिन या कहे हर रोज कहीं ना कहीं टीवी, अखबार, मगजीन में राम की खबरें आती रहती हैं। रॉकी अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे नींद के आगोश में चला जाता है। जब सुबह रॉकी की नींद खुली और वह बाहर, तो देखा कि राम बाहर ही बैठे थे और उसके साथ उसकी बहन और समर भी था। सुमित्रा जी खाना बनाने में बिजी थी। एक ही रात में इतना सब कुछ बदल गया था रॉकी के लिए। उसने जिसको बचाया वही उसके पिता निकले, इसलिए उसे थोड़ा हेसिटेशन हो रही थी। रॉकी आराम से आया और अर्चना के बदल में बैठ गया। अर्चना ने जैसे अपने भाई को देखा तो वह सुबह की प्यारी बेला के साथ मुस्कुराते हुए रॉकी को ग्रीट करती हैं। गुड मॉर्निंग भाई, रॉकी बोला। गुड मॉर्निंग, और शांत हो गया। वह आगे कुछ भी नहीं बोला। रॉकी को शांत देख राम बोले, मुझे भी तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। यह सुनते ही राम सकबक्का गया था। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। ऐसे ही कैसे पिता मान ले? एक ही रात में रॉकी भी बोला गुड मॉर्निंग, और आगे के शब्द नहीं बोल पाया। राम समझ गया था उसकी हालत को, और वह मुस्कुरा दिया था। उसे पता थी उसे थोड़ा वक्त चाहिए सडन हुई इस घटना से उभरने के लिए। आगे अपनी बात जारी रखी और रॉकी की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें जो कुछ भी जानना है तुम मुझसे पूछ सकते, और मेरे बाद मेरी विरासत को भी तुम्हें ही संभालना है। इसलिए खुद को तैयार कर लो इन सब के लिए। धीरे धीरे तुम्हें सारी बातें समझ आने लगेगी। अभी के लिए इतना ही जानना तुम्हारे लिए काफी है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। फिर अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोले, तुम्हारे लिए मैंने सब अरेंगे कर दिया। आज से तुम्हारी मदद समर करेगा और सबकी ट्रेनिंग देगा। बिजनेस कैसे संभाले जाते हैं, क्या है बिजनेस, किस तरह से काम करता है, और तुम्हें यह ट्रेनिंग तुम्हारे 25 साल पूरे होने तक दी जाएगी। रॉकी के कान खड़े थे और वह सिर्फ सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगा, और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। रॉकी राम को देखते हुए एक ही सवाल किया, पर क्यों? राम ने भी एक ही वाक्य में जवाब दिया, और उतना सुनते रॉकी शांत हो गया था। क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। फिर स्ट्रिक्टली और चेतावनी के साथ बोले, और यह बात किसी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम बेटे हो, वरना तुम पर खतरा आ सकता है। यह चेतावनी दोनों के लिए थी। राम दोबारा अपनी फैमिली खोना नहीं चाहते थे। 20 साल लगे थे उन्हें ढूंढने में। तब तक सुमित्रा जी आ गई थी और वे बोली थी, खाना लग गया है, आप लोग खाने आ जाइए। थोड़ी ही देर में सबने खाना खाया। आज 20 साल बाद शायद राम पेट भर खाए होंगे। जैसे ही सबने खाना खाया, तब तक समर आ गया था और उसके हाथ में कुछ था जो राम को देते हुए बोला, सर ये आपने जो मंगाया था। राम उसके हाथ से वह सामान लेते हुए बोले, बहुत अच्छे। फिर सुमित्रा की तरफ देखते हुए बोले, हमें घर चलना चाहिए सुमित्रा। हमने 20 साल वनवास काटे हैं और अब और नहीं काटा जाता तुम्हारे बगैर। सुमित्रा बोली, लेकिन कहां? तब राम बोले, मेरे और तुम्हारे घर। सिंघानिया मेंशन इतना बोला और रॉकी को समर का लाया सामान दे देते हैं। रॉकी पहले तो लेना नहीं चाहता था, लेकिन राम के फोर्स करने पर ले लेता है। रॉकी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें दो चीजें थी, की चाबी, दो एक वीआईपी कार्ड जो गोल्ड से बनी थी, और उसके ऊपर लिखा था बॉस। वह कार्ड एक सुपर कार्ड थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। उसे दुनिया के किसी भी कोने में यूएस किया जा सकता था। इंडिया में कुछ ही लोगों के पास वह कार्ड थी, जिसमें से अब रॉकी भी एक था। रॉकी को समझाते हुए राम बोले, इस कार्ड का उपयोग जरूरत पड़ने पर ही करना। उस वक्त रॉकी कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उसने जाने परमिशन मांगी, जिसे सुनकर सुमित्रा जी उसे जाने के लिए बोल देती हैं। रॉकी उस कार्ड को अपने साथ रख लेता है और उसके जाने से पहले राम बोले, तुम्हें कॉलेज खत्म होने के बाद समर मेंशन ले आएगा। रॉकी राम की बात काटते हुए बोला, नहीं, मैं अभी मेंशन नहीं आना चाहता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहूंगा। राम ने भी रॉकी के बात को सपोर्ट करते हुए बोले, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर याद रखना वो घर तुम्हारा ही है।
रॉकी इतना सुना और कॉलेज के लिए निकल गया। इधर रॉकी के जाते ही अर्चना राम से बोली, डैड, आपने मुझे तो कुछ नहीं दिया, आपने तो सब कुछ भाई को ही दे दिया है। ये बोलते बोलते अर्चना का मुंह बन गया था। उसके मुंह बनाने पर राम उसके सर को सहलाते हुए बोले, क्यों, मैं हूं ना, और रही बात तुम्हें देने की तो तुम घर चलो, अपनी बेटी के लिए तो बहुत कुछ संभाल कर रखा है। इतना बोलकर अर्चना को प्यारा से राम गले लगा लेते हैं। इधर रॉकी जैसे ही बाहर आया तो उसके सामने ही लाल कपड़े से अब ढकी बाइक खड़ी थी। रॉकी समझ गया कि यह वही बाइक है जिसका चाबी उसे दिया गया है। रॉकी बाइक के पास आया और एक ही झटके में कपड़े को बाइक के ऊपर से हटा देता है। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया तो उसके सामने ब्लैक कलर की स्पोर्ट बाइक खड़ी थी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 8, रॉकी और 3 और उसका कॉलेज। रॉकी कॉलेज के लिए निकल गया था, लेकिन उसे चिंता हो रही थी कि अगर सबने बाइक देख ली तो उसके लिए सब कुछ छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रॉकी पहले कॉलेज ना जाकर अपने दोस्तों के पास चला गया हॉस्टल में। हॉस्टल में ज्यादा लड़के नहीं रहते थे और जो रहते थे उन्हें एक दूसरे से मतलब नहीं थी। कोई किसी के कमरे ताका झांकी नहीं करता था। रॉकी के साथ साथ उसके दोस्त राहुल, रोहित और प्रीतम तीनों भी स्कॉलरशिप से कॉलेज में दाखिला लिए हुए थे। रॉकी, राहुल, रोहित और प्रीतम एक साथ पहले साल के बिजनेस की पढ़ाई करने लिए एडमिशन लिए हुए थे। राहुल और रोहित का फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो दोनों भी पास के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम के लिए काम करते थे। दोनों ही दिखने में अच्छे थे, पर दोनों का कद रॉकी से कम था। यही राहुल का चेहरा गोरा था तो रोहित का चेहरा सांवला। और बात रही प्रीतम की, तो उसके पिता सरकारी रेल विभाग में टीडीआरसी थे, तो उसकी हालत तीनों से अच्छी थी। साथ ही प्रीतम भी रॉकी की तरह लंबा और गोरा था। रॉकी हॉस्टल पहुंच गया था, किसी तरह उसके अपनी बाइक लगा दिया था, लेकिन बाइक इतनी खूबसूरत थी किसी के भी नजर में आ जाए, और उस पर से उसकी साउंड, उसका तो क्या ही कहना, रॉकी जानता था अपने दोस्तों से ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते हैं। यही सब सोचते सोचते रॉकी दूसरे फ्लोर तक पहुंच गया था, जहां उसके दोस्तों का कमरा था। हॉस्टल में ज्यादा से ज्यादा लड़के एक साथ रहते हैं, जिससे हॉस्टल का खर्च कम या बचाया जा सके। सब ने एक साथ कॉलेज ज्वाइन किया था। रॉकी दरवाजे के पास पहुंच गया और डोर नॉक किया। रॉकी के दरवाजा नॉक करते ही राहुल ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही राहुल चहकते हुए बोला, साले, तू चल आ गया तो अच्छा किया, हम तेरे पास कॉल करने ही वाले थे। यहाँ आ और प्रताप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर। रॉकी अंदर आया और बेड भी बैठते हुए बोला, क्या हो अब इसे, वैसे हम लेट नहीं हो रहे हैं, आज प्रोफेसर की आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पता है, रोहित बोला। हाँ तो चलते हैं, कौन सा कॉलेज दूर है, पास पास में ही तो है। फिर प्रीतम की तरफ लाचारियत से देखते हुए कहने लगा, एक तू जिसे हैंडसम होने का कोई गम नहीं, और एक ये जनाब हैं। अम्मा यार, क्या बताऊं, कल रात से ही परेशान कर रखा है, खुद तो सोया नहीं और ना ही हमें सोने दिया। चले थे गर्लफ्रेंड पटाने और बेइज्जत होकर चले आए। रॉकी बोला, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोलना। रोहित को चुप कराते हुए राहुल बोला, अरे वो लिली है ना, वही हमारे क्लास की ब्यूटी क्वीन। फिर चिढ़ते हुए बोला, अरे वो नताशा की घमंडी दोस्त, उसको कल तेरे जाने के जनाब ने प्रपोज किया था। प्रीतम मायूस बैठा था। उसे देखते हुए रॉकी बोला, तो आगे क्या हुआ? राहुल बोला, होना क्या था वही हुआ, मैडम ने रिजेक्ट कर दिया। तब से देवदास बने बैठे हैं और कॉलेज के लिए बोल रहे हैं तो इन्हें कॉलेज नहीं जाना, जनाब बोल रहे हैं सब मजाक उड़ाएंगे। फिर राहुल आगे बोला, कब से समझा रहे हैं कि चलो हम लेट हो रहे हैं, और ये जाने के लिए तैयार नहीं है। रॉकी पहले तो उनकी कहे हुए बातों को सुना, फिर अपना सर नीचे गाड़े बोला, वैसे मुझे भी कुछ बताना है दोस्तों। तभी राहुल शोक्त होते हुए बोला, ये ले, अब ये मत कहियो कि तुम्हारा भी वही हाल है। रॉकी अपनी दर्द भरी आवाज में बोला, हाँ यार, वो कल रात ही नताशा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिए हैं। फिर खिसियाते हुए गुस्से में बोला, और उस सुधीर के बच्चे से पैचअप कर लिया है। रॉकी के जवाब से तीनों उसको आंस भरी नजरों से देखने लगे थे। रॉकी उन्हें खुद को निहारता देख बोला, अरे तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, उसके जाने से मेरी लॉटरी जो लग गई है। इस बार प्रीतम बोला, रॉकी तू पागल हो गया है क्या, कहीं तुझे उसके ब्रेकअप करने से सदमा तो नहीं लगा है ना, जो तू पागलों जैसी बातें कर रहा है। इनो हम जानते हैं ब्रेकअप में दिल टूटता है, चिल्ल कर यार। अब प्रीतम अपना कम भूल गया था, उसने सिर्फ प्रपोज किया था।
और यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी है। राहुल बोला। वैसे ये बता किस बात की लॉटरी लगी है तेरी? रॉकी उन्हें जवाब देता। वो तो नीचे चलो तो पता चल ही जाएगा। अभी के लिए इतना जान लो, कुबेर का खजाना हाथन लगा है, सबको मैं सब बता दूंगा। अभी कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं और मैं प्रोफेसर की डांट नहीं सुनने वाला। इतना बोलकर रॉकी जाने लगा। तभी उसको दोनों दोस्त पीछे से झपटते हुए बोले, साले कैसा दोस्त है तू, हमें छोड़कर रहा है। ऐसे ही बातें करते करते चारों नीचे आ जाते हैं। नीचे ही बाइक खड़ी थी तो सबसे पहले राहुल की नजर बाइक पे जाती है। वो तेरी अम्मा यार, क्या बाइक है, किसकी है? इससे तो मैं पूरे लखनऊ को अपना दीवाना बना दूं। कसम से कहता हूं यार, पूरे लखनऊ में ऐसी बाइक किसी की नहीं होगी। सब देखकर दंग रह गए थे। ऐसी बाइक उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। प्रीतम बोला, मैं तो लिली को छोड़, इस बाइक से तो लखनऊ की क्वीन को पटा लूं यार। वैसे ये बाइक किसकी है? अमीर भी हमारे हॉस्टल में रहता है क्या? रॉकी तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अपने दोस्तों के आंखों में चमक को देखकर रॉकी को उनकी हालत पे तरस आ रहा था। राहुल, रोहित और प्रीतम तीनों उस बाइक को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। रॉकी से अब रहा नहीं गया और वह हंसते हुए बोला, दोस्तों, ये बाइक मेरी है। रॉकी ये बोलते हुए अपने सर को सहला रहा था और इधर राहुल, रोहित और प्रीतम के मुंह खुल गए थे रॉकी के शब्दों को सुनकर, और तीनों आश्चर्य से एक साथ बोले, क्या क्या बोल रहा है रॉकी? ये बाइक तेरी है, तू मजाक तो नहीं कर रहा है? तीनों जैसे सदमे चले गए थे। ये सुनकर तभी रॉकी चाबी ऊपर लहराते हुए बोला, ये रही बाइक की चाबी, और मैं बाइक कॉलेज नहीं ले जा सकता हूँ, इसलिए मैं यहां लेकर आया हूं। तीनों बंदर की तरह चाबी झपटते लगे थे। आखिर में राहुल ने पहली बाजी मारी और कूदते हुए खुशे में बोला, पहले मैं राइड करूंगा, उसके बाद तुम सब। तभी रॉकी बोला, अरे यार तुम सब क्या कर रहे हो, कॉलेज भी जाना है। तीनों एक साथ बोले, अरे यार, इसकी राइड के लिए तो कॉलेज भी ड्रॉप करने के लिए तैयार हैं। रॉकी खिसियाते हुए बोला, गधो, ये बाइक हमारा ही है, जब चाहो चला लेना, अभी कॉलेज। रॉकी के जवाब पे तीनों उसकी तरफ मासूमियत से देखने लगे थे। तीनों का लटका हुआ शक्ल देखकर रॉकी भी पिघल गया। आखिर दोस्तों तो दोस्त ही होते साले, सब के सब कमीने। कैसे किसको मनाना है सब जानते हैं। रॉकी चिढ़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। इतना सुनते हैं तीनों खुशी से चहक उठे थे और रॉकी भी मुस्का दिया था अपने लंपत्तों की हरकत से। साले सुधरेंगे नहीं। सबने एक कर बाइक चलाई और कॉलेज के निकल गए थे। आज कॉलेज पहुंचने में लेट हो गया था और पहली क्लास ही प्रोफेसर की लगने में वो होने वाली थी। चारों दौड़ते हुए क्लास की तरफ भाग रहे थे। रॉकी भागते हुए बोल रहा था, कमीनों, आज तुम सबकी वजह से लेट हो गए हैं। अगर प्रोफेसर ने डांटा तो तुम सबकी खैर नहीं। जैसे ही चारों क्लास पहुंचे तो प्रोफेसर पहले से ही पढ़ा रहे थे। उन्हें देखते ही प्रीतम बोला, ले बेटा, लग गई क्लास। आज तो लगने वाले हैं। आज मुर्गा बना के छोड़ने एक प्रोफेसर। सबके चेहरे की एक ही हालत थी, उनके चेहरे पे प्रोफेसर का डर। टू बी द नेक्स्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए। कोड नेम बॉस। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 9 रॉकी और उसका कॉलेज पार्ट 2। रॉकी, राहुल, रोहित और प्रमित चारों एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। रोहित बोलता, पहले तू जाना, तो राहुल बोलता, पहले तू चल, तो प्रमित बोलता, एक साथ गुस्से क्या। चारों एक दूसरे से पहले आप खेल रहे थे और उन्हें इस चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा कि क्लास के गेट पे खड़े हैं। प्रोफेसर ने पढ़ाना बंद कर दिया और इन चारों की करतूत देख रहे थे। क्लास के सारे स्टूडेंट भी अपनी अपनी आंखें सकने में लगे थे। चारों लड़ ही रहे थे कि तभी प्रोफेसर की गुस्से से भरी आवाज आती है, साइलेंट। साइलेंट। प्रोफेसर की आवाज सुनकर एक जगह खड़े हो जाते हैं। चारों ने मिलकर जो रायता फैलाया था उसको साफ भी तो इन्हीं को करना था। प्रोफेसर भी गुस्से में बोले, क्या लगा रखा है क्लास में? ये क्लासरूम है, कोई चिड़िया घर जहां आपस में चूचू करने में लगे हो। प्रोफेसर जैसे ही इतना बोले तो उनके बोलते ही सारे स्टूडेंट हंसने लगे थे। उन पर क्लासरूम में ज्यादा क्राउड होता देख प्रोफेसर बोले, साइलेंट, और तुम चारों अपने सीट पे जाकर बैठो। रॉकी के साथ उसके तीनों दोस्तों का मुंह बन गया था। आखिर क्लास में सबके सामने प्रोफेसर से डांट खाना किसकी अच्छा लगता है। चारों अंदर आकर बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद प्रोफेसर अपना लेक्चर खत्म करके चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले चारों को अच्छा खासा सुनाकर जाते हैं।
और प्यूनिशमेंट के तौर पे पूरा 1 वीक क्लासरूम को साफ करने को बोल के जाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी क्लास के टॉपर सुधांशु की होती है। लेक्चर खत्म करके प्रोफेसर के जाते ही क्लास में भुनभुनाहट स्टार्ट हो गया था। सब आपस में बातें किए जा रहे थे, सब अपने मोबाइल कुछ देख रहे थे। उन सबको ऐसा करता देख राहुल के सामने वाले डेस्क पे बैठे अनुपम से पूछता है, क्या है कोई सब इतने गौर से क्या देख रहे हैं? सब अनुपम बोला, ले, तुझे पता नहीं ये तो वायरल हो गया है, वो कॉलेज के ग्रुप में जाकर देख, तेरे दोस्त की अच्छी वीडियो है। राहुल खुद में ही सोचने लगा और मोबाइल निकलकर कॉलेज वाले व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता है। जैसे ही वहां गया तो उसने उस वीडियो को ओपन करके देखने लगा था। करीब 8 मिनट का वीडियो था, जिसमें पिछली रात रॉकी के साथ जो हुआ था उसका किसी ने वीडियो बनाकर कॉलेज ग्रुप में सेंड कर दिया था। रॉकी ने जब उस वीडियो को देखा तो उसे ज्यादा घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उसके साथ ऐसा होता रहता है। पर उसके दोस्त राहुल, प्रीतम, तीनों को गुस्सा आने लगा था। सब हंस रहे थे रॉकी पर। रॉकी अपना सर नीचे गाड़े बैठा था, तभी उसके कानों में आवाज आती है, दोस्तों, आप सबको पता है हमारे क्लास के लड़के का वीडियो वायरल हुआ है। हम ऐसा करते हैं, इसे पूरे ग्राउंड में प्रोजेक्टर पर चलाएंगे। क्यों, क्या बोलते हो? ये सुधीर था, नताशा की नया नया बना बॉयफ्रेंड। नताशा भी साथ में ही बैठी थी और सब रॉकी के ऊपर हंस रहे थे, लेकिन रॉकी कुछ बोल नहीं रहा था। उसे इस सब की आदत थी और उसने अपने दोस्तों को शत करते हुए बोला था, चिल्ला कर यार, इन्हें हंसने दे, थोड़ी देर में सब शांत हो जाएंगे। रॉकी अंदर ही अंदर गुस्से में था, लेकिन वह ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहा था। उसे तो मन ही मन सब पे हंसी आ रही थी, और सबसे ज्यादा नताशा पे। नताशा जिस बाइक लिए हमेशा रॉकी से लड़ा करती थी, आज वही। रॉकी के पास उस बाइक से 50 गुना महंगा बाइक था, पूरे भारत में लिमिटेड एडिशन थी। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियों चुग गई खेत काश, थोड़े दिन और इंतजार कर लेती, फिर तो पूरा हजरतगंज खरीद के तेरे कदमों में रख देता। सब रॉकी के मजाक उड़ाने में लगे थे। इधर कोई कुछ बोलता, कोई कुछ और। लिली भी पीछे नहीं हटी, लगे हाथ उसने भी निशाना साध दिया था, और निशाना साधते हुए बोली, कितने चिप है ये सब। अच्छा किया नताशा जो तुमने उसे छोड़ दिया, उससे अच्छा तो सुधीर है। नताशा की बात सुनकर सब फिर से रॉकी पे हंसने लगे थे। अब प्रीतम से रहा नहीं गया और वह उठकर बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही रोकी ने उसे पकड़कर अपने पास बैठा लिया था। प्रथम रॉकी से छुटते हुए बोल रहा था, छोड़ मुझे, इन सबको कोई हक नहीं मेरे दोस्त पे बोलने का। रॉकी उसे शांत करते हुए बोला, छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है, जाने दे, चल हम बाहर चलते हैं, पैसे भी अब क्लास करने का मेरा मूड नहीं है। सच में अब रॉकी को अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी हालत तीनों समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी साथ जाने का डिसीजन लिया। जैसे ही रॉकी और उसके दोस्त जाने को हुए, तभी नताशा रॉकी को चिढ़ाते हुए सुधीर के गले में झूमते हुए बोली, डार्लिंग देखो ना, मैं घास फूस खाकर ऊब गई हूँ, क्या तुम मुझे अच्छे से रेस्टोरेंट ले चलो ना। इतना बोलकर नताशा और ज्यादा कस के पकड़ लिया था। सुधीर भी उसके कमर में हाथ डाले बोला, क्यों नहीं, आज तुम्हें मैं पूरे हजरतगंज घुमाऊंगा। फिर रॉकी को जलने के लिए नताशा को छेड़ते हुए बोला, और रात होते हैं हम सबसे अच्छे होटल में चले गए। नताशा भी नाटक करते हुए बोली, छी, कितने नॉटी हो तुम, भला सबके सामने ऐसी बात कोई करता है। उन दोनों को पूरे क्लास में पॉलिटली होता देख क्लास के सारे स्टूडेंट रॉकी पे फिर से हंसने लगे थे। आखिर इसमें रॉकी का कसूर ही क्या था? वह गरीब था इसलिए, या उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए? लेकिन अब उसके पास इतना पैसा है कि सुधीर शर्मा के बाप के साथ उसको खरीद सकता है। लेकिन अपने पिता के कहे शब्द उसे रोक रहे थे। उसे अपनी पहचान छुपा कर रखनी है, वरना बताता कि रॉकी कौन है। अब रॉकी से भी रहा नहीं गया और वह नताशा को देखते हुए बोला, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा नताशा। रॉकी आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सुधीर गुस्से में बोला, ओए, निकल यहां से, ज्यादा सनपट्टी दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे अब तेरे पास बचा ही क्या है, गरीब फटीचर। सुधीर कुछ ज्यादा ही बोल गया था। उससे गुस्से में घूरते हुए प्रीतम बोला, जुबान संभाल कर बात कर सुधीर, नहीं तो। अब सुधीर भी तैश में आते हुए बोला, नहीं तो क्या क्या कर लेगा, झगड़ा पड़ता देख। रॉकी बात को संभालते हुए बोला, बस कर प्रीतम, जाने दे, चल यहां से। और इतना बोल प्रीतम को जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाने लगा। उसके साथ सेठ राहुल और रोहित भी साथ चल दी। क्लासरूम से बाहर जाते ही प्रीतम रॉकी से छुटते हुए बोला, क्यों रोका मुझे, देखा नहीं हो तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा था। यार
उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए राहुल और रोहित भी बोल पड़े थे, ये तो कुछ नहीं आगे और कुछ देखने को मिलने वाला है। कब तक सहेगा रॉकी? कभी तो उसके सब्र का बांध टूटेगा। चैप्टर 10 हम चार दोस्त। कभी कभी बदलाव बहुत ही जरूरी होते हैं और समय समय पर बदलना भी चाहिए, लेकिन रास्ते ना कि खुद का कैरेक्टर। बस यही से शुरुआत होती है रॉकी की कहानी। भले ही रॉकी अब राजा बन चुका है, लेकिन खुद को बदले कैसे इतना आसान तो नहीं है ना। खैर आते हैं अपनी कहानी पे। रॉकी और उसके दोस्त अब कॉलेज के कैंपस आकर बैठ गए थे। चारों शांत थे, किसी का मूड नहीं था बात करने का। पर वो कहते हैं ना, जहां मिल बैठे यारों की टोली, शांति से बैठ जाए ऐसा ना होली। राहुल ने जब रॉकी का उतरा हुआ चेहरा देख तो वह सबका मूड ठीक करने के लिए बात को घुमाते हुए बोला, रॉकी तूने तो बताया ही नहीं, तेरे पास वो बाइक कहाँ से? इतनी महंगी बाइक तो सुधीर के बाप से भी ना खरीदा जाए। सच सच बता, तूने कहाँ से ली है? रॉकी राहुल के बात से समझ गया कि अब बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये साले अब मानेंगे नहीं। लेकिन वह कैसे बताता? अगर बता दे कि अब वह अमीर हैं और उसके पिता इंडिया के टॉप कंपनी के एससीओ हैं, तो शायद इनकी दोस्ती में दूरी ना बन जाए। रॉकी अपने दोस्तों खोना नहीं चाहता था, और तो और अभी रॉकी खुद भी इस बात को पचा नहीं पा रहा था। इसीलिए वह सिंघानिया मेंशन जाने से माना कर दिया था। जब रॉकी कुछ नहीं बोला और उसे खुद में ही खोया देखते हैं, तो राहुल उसे जैसे सोते से जगाते हुए बोला, कहाँ खो गया है? बताना, कहाँ से लाया तूने बाइक? रॉकी अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, अरे यार, वो जानकर क्या करोगे? अब आ गई तो गई। तुम सब आम खाओ ना, गुठलियां गिनने की क्या जरूरत है? राहुल समझ रहा था कि यह बताना नहीं छठा है, और ऐसे तो बताएगा नहीं तो वह प्रीतम को इशारा करता है। प्रीतम भी अपनी आंखों से इशारा कर देता है। प्रीतम रॉकी को अपनी तरफ करते हुए बोला, अरे यार, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना, हमसे क्या छुपाना? देख, ये नाटक छोड़ और बता, बाइक कहाँ से खरीदी? राहुल, रोहित और प्रीतम को इस बात की फिक्र नहीं थी कि रॉकी बाइक आखिर लाया कहाँ से है। उन्हें तो बस इस बात की फिक्र थी कि कहीं ये उन्हें किसी मुसीबत में ना डाल दे। सबको अपनी अपनी हालत के बारे में पता था, और किसी के पास भी इतनी महंगी बाइक खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी बाइक होती तो चल जाता, लेकिन जो बाइक पूरे इंडिया में लिमिटेड हो, उसे खरीदना थोड़ा मुश्किल है। रॉकी भी मन ही मन यही सोच रहा था कि उसे बाइक लेनी ही नहीं चाहिए थी। अब फंस गया ना। अभी तो सिर्फ दोस्तों ने ही पूछा है, लेकिन जब कॉलेज में सबको पता चलेगा, तब तब रॉकी क्या करेगा? यही सब रॉकी अपनी मन में सोचने लगा था। तभी रोहित के टटोलने से होश में आया और कुछ सोचते हुए बोला, अरे यार, कितना बोलते हो तुम सब? रॉकी को कुछ न बोलता पाकर राहुल उसे झूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोला, देख, मैं कुछ नहीं जानता। हमें अभी रीजन जानना है, और तू बताइएगा या नहीं? सीधे सीधे बोल। अपने दोस्तों को गुस्सा होते देख रॉकी झल्लाते हुए बोला, ठीक है, बताऊं। ये बाइक मुझे 1 महीने के लिए मिली है। कल रात जब मैं बाहर से निकला, तक सामने ही वाले बाइक शोरूम में लॉटरी लगी थी, तो मैंने भी अपना चांस आजमाया, और देखो, मिल गई मुझे ये बाइक पूरे 1 महीने राइडिंग के लिए। फिर उन सबको शक ना हो इसलिए आगे अपनी बात रखते हुए बोला, अरे यार, अब तुम सब ना इतना सोचना बंद करो। वो क्या है? इस बाइक कंपनी का मालिक बाइक का एडवर्टाइजिंग कर रहा था, इसलिए उसने ये नया स्कीम निकाला है। फिर राहुल के सर पे मरते हुए बोला, अब ज्यादा सोचना बंद कर, और हमें बाइक चलने के लिए मिल रही है, तो इतना अपने दिमाग के घोड़े को दौरान बंद कर, गधे। और फिर आगे बोला, ज्यादा सोचने से दिमाग घुटने में आ जाते हैं, और तेरा दिमाग का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है घुटने में ही है। और ऐसा ना हो अब एडी तक पहुंच जाए तो सोच जरा कैसा लगेगा, जब लोग कहेंगे घुटनों तो गयों। अब एडी होए दे बातन दे। रॉकी के मजाक से राहुल का मुंह बन क्या था, और रोहित और प्रीतम मुंह दाबे हंस रहे थे। राहुल नाटक करते हुए बोला, देख लूंगा सालों, आज नहीं तो कल चढ़ोगे मेरे हाथों, तब देखूंगा कौन किस पे हंसता है। प्रीतम बोला, अरे अम्मा यार, चल चल रहने दे नकलची बंदर, तेरी रोज रोज के नाटक से हम बोर हो गए हैं। इतना सुनते ही चरों ठहाका मरकर हंसने लगे थे। रॉकी इन्हीं दोस्तों की खुशी चाहता था, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे। और क्या चाहिए था रॉकी को? उनके चेहरे पे बनावटी हंसी नहीं थी। और अगर रॉकी बता देता अपनी पहचान, तो शायद आज ऐसा ना होता। जब रॉकी के पास कोई नहीं था, तब यही दोस्त उसका सहारा बने थे। जब भी प्रॉब्लम आती, तब साथ मिलकर प्रॉब्लम का हल निकालते। साले लंपट दोस्त, दिल के इतने करीब जो थे। ऐसे ही आपस में लड़ते झगड़ते दोपहर हो गई थी। चारों ने क्लास बंक मारा था
तो प्रोफेसर से अगले दिन डांट खानी तो बनती थी, शायद इस बार बाथरूम साफ करवा दे। जैसे ही इस तरह के विचार राहुल के मन में आए तो वह घबराते हुए बोला, जीरो तेरी। रॉकी बोला, क्या हुआ? अब क्या हो गया तुझे? ऐसे बंदर की तरह शकल क्यों बना रहा है? तो राहुल बोला, अरे यार, हमने तो सोचा ही नहीं, अगली क्लास टकले की लगने वाली थी। अब क्या करे? जैसे ही राहुल ने इतना बोला तभी रोहित और प्रीतम के पसीने छूटने लगे। और फिर डरते हुए रोहित बोला, अब क्या करेंगे? टकला तो अब हमें भी टकला कर देगा यार। यदु रॉकी झालते हुए बोला, गधो, ना जाने क्या क्या अनाम शनाम अपने दिमाग में दोहराते रहते हो तुम सब। फिर रॉकी आगे बोला, जो होगा वो देख लेंगे, अब ओखली में सर डाल ही दिया है, करना कैसा? राहुल उसके बात को काटते हुए बोला, तुझे क्या लगता जियो टकला हमें छोड़ देगा? रॉकी बोला, तो अब क्या यही सोचने के लिए बैठ जाए? फिर आगे सीरियस होते हुए बोला, ओए, ये सब बातें खत्म कर और मेरी सुन। तुम सब कह रहे थे ना कि तुम्हारे हॉस्टल के कमरे में एक बेड खाली है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम सबके साथ सिफत हो जाऊं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर